नक्सलवाद शुरुआत 1967 से वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से 58 साल हो गए हैं और इसमें लगभग 30,000 लोगों की जान जा चुकी है। 3,000 के आसपास तो खाली सुरक्षा बल हैं। शुरू के 30 साल में तो यह बड़ी तेजी से फैला क्योंकि सरकारों का रवैया थोड़ा सा ढुलमुल था। लेकिन 2009 के बाद ऑपरेशन ग्रीन हंट जब शुरू हुआ तो देखा गया कि केंद्र सरकार जो है इसको खत्म करने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए थोड़ा बहुत गंभीर है। लेकिन नक्सलवाद की जो असल कमर टूटी 2021 में शुरू हुए ऑपरेशन प्रहार से टूटी, जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जहां पर नक्सल प्रभावित जिले हैं वहां पर यह मिशन शुरू किया गया। ऑपरेशन प्रहार एक नेशनल स्ट्रेटजी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा शुरू की गई है। इसका नया नाम ऑपरेशन समाधान प्रहार भी है। इस मिशन के तहत नक्सल इलाकों में एक साथ कई दिशाओं से दबाव बनाया जाता है, उनके ठिकानों और कैडरों पर अटैक किया जाता है, सपोर्ट को, नेटवर्क को खत्म किया जाता है। जहां 2021 में 70 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे और 25 बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित थे, मतलब इन 25 जिलों में सरकार नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। वहीं अब सिर्फ 38 जिले प्रभावित हैं और 6 जिले मोस्ट अफेक्टेड माने जाते हैं, गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। इन 6 जिलों में 3 अकेले छत्तीसगढ़ में हैं, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये छत्तीसगढ़ में है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र, लातेहार झारखंड और मलकानगिरी उड़ीसा, इन 6 जिलों को ऑपरेशन समाधान प्रहार के तहत 0LWE डिस्ट्रिक्ट मिशन में इंक्लूड कर लिया गया है। 0LWE डिस्ट्रिक्ट मिशन यह क्या है? भारत सरकार का एक नया और निर्णायक अभियान जिसका मकसद है कि पूरे देश से जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो LWE है, उसको 2026 तक पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। 2025 के शुरुआती महीनों में ही 800 के करीब नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया और ऑलमोस्ट 90 नक्सली जो थे पुलिस ऑपरेशन में, ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए। ऑपरेशन समाधान प्रहार के तहत जो नक्सली सरेंडर कर देते हैं उनके लिए पुनर्वास मतलब रिहैबिलिटेशन, राहत, कौशल विकास, शिक्षा, आवास, आजीविका जैसे उपाय भी किए जाते हैं ताकि ये लोग देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें और दोबारा हिंसा का रास्ता न अपनाएं। और इसी बीच एक खबर वायरल होती है बड़ी तेजी के साथ कि सुनीता ओयाम, जो कि छत्तीसगढ़ के गोमवेता गांव से ताल्लुक रखती थी, उसने मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में हॉक फोर्स कैंप में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। इंसास राइफल जो कि सुरक्षा बलों के पास होती है, उस राइफल के साथ उसने सरेंडर किया। अब इस पर जो है कई लोगों ने मजाक बनाया, व्यंग भी किया। एक फेसबुक पेज है कंफ्यूज्ड आत्मा, उस पर इसी खबर को लेकर व्यंग किया गया कि नक्सली सुनीता को अब मिलेंगे 29 लाख रुपए, एक पक्का मकान, सरकारी नौकरी। लेकिन यह बात पूरी तरह से पुष्ट नहीं। सोशल मीडिया पे आजकल तो अनर्गल बातें फैलाने का दौर चल चुका है, लेकिन जो बात इस नक्सली के सरेंडर पर फैलाई गई वह पूरी तरह से सच नहीं है। सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन एक व्यापक दिशा निर्देश के तहत होता है जो कि केंद्र सरकार तय करती है और जो प्रभावित राज्य हैं वो उसको आधार बनाकर अलग अलग नीतियां बनाते हैं। सरेंडर कोई बाजार नहीं है, कोई मोलभाव नहीं है कि सरेंडर किया और ऑटोमेटिक माफी मिल गई, और यह भी नहीं है कि जिसने सरेंडर किया उसे तुरंत पैसे मिल गए। अगर किसी नक्सली पर, किसी अपराधी पर हत्या, विस्फोट, नागरिकों, सुरक्षा बलों पर हमले जैसे गंभीर अपराध हैं, गंभीर अभियोग हैं, तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई जारी रह सकती है। सजा में सुलह या रियायत केस विशेष पर डिपेंड करता है, ना कि हर सरेंडर करने वाले को बराबर छूट मिलती है। सरेंडर पॉलिसी का मकसद अपराधियों को राहत देना, लाभ पहुंचाना, मोलभाव करना नहीं है, बल्कि उनका पुनर्वास करके उन्हें समाज में, देश में मुख्य धारा में लौटने का रास्ता देना है। इसके तहत प्रॉपर जांच होती है, काउंसलिंग होती है, सुरक्षा सत्यापन होते हैं। तुरंत पैसे नहीं रख दिए जाते हैं हाथ में कि सरेंडर किया और हाथ में पैसे रख दिए गए। और इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि वह व्यक्ति जो है दोबारा हिंसा के रास्ते पर नहीं जाए। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए भुगतान होता है, वह भी कई चरणों में होता है, कई स्टेजेस में होता है। जो सुविधाएं दी जाती हैं जैसे मकान वगैरह बनाना और रोजगार के लिए सहायता देना, वह सब भी योजनाओं, सरकारी योजनाओं के तहत दी जाती हैं। गोमवेता जैसा गांव जहां से सुनीता निकली थी वहां तो सुविधाएं पहले से कम थी, विकास की गति ना के बराबर थी, असमर्थ सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क था वहां पर। ऐसे में वहां पर विकल्प ही क्या था सुनीता के पास, सुनीता जैसे लोगों के पास? सुनीता के पिता ने बताया कि सुनीता ओयाम को नक्सलियों के पास अगर नहीं भेजते तो नक्सली उनकी छोटी बेटी को जबरन उठा ले जाते। ऐसे में नक्सली बनना उसकी मजबूरी थी। दूसरी बात, नक्सलियों का आत्मसमर्पण और उनका पुनर्वास
इसकी वजह एक यह भी है कि नक्सलवाद सिर्फ बगावत का मामला नहीं है, बल्कि विकास से उत्पन्न जो विरोधाभास है उनका मामला भी है। खनन होता है ऐसे क्षेत्रों में जहां पर विकास की कीमत संबंधित आदिवासी क्षेत्र चुकाते हैं और उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। निजी क्षेत्र को सरकार जमीनें दे देती है खनन के लिए, लेकिन उसका लाभ आदिवासियों को, उनके समुदायों को नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो ना के बराबर। ऐसे में सरकार भी चाहती है कि जो लोग सरकार की नाकामी की वजह से, विकास की नाकामी की वजह से, एक इंक्लूसिव ग्रोथ ना होने की वजह से, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ना होने की वजह से हिंसा के रास्ते पे चले गए हैं, उन्हें फिर से मूल धारा में लौटाया जाए, और इसीलिए उन्हें सशस्त्र हिंसा छोड़ने का विकल्प दिया जाता है। तो ऐसे में सरेंडर कराना और ऑपरेशन प्रहार जैसे ऑपरेशन का चालू रखना नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी हो जाता है कि वो मुद्दे भी खत्म हो जो नक्सलवाद के लिए उर्वरा शक्ति का काम करते हैं, खाद पांस का काम करते हैं। और उसके लिए जरूरी है न्याय मुक्त भूमि नीति, मुआवजा, कंपनसेशन, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर, उचित पुनर्वास, फॉरेस्ट अधिकारों का सम्मान, स्थानीय विकास और स्थानीय विश्वास की बहाली करना।